क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले वाला क्लास में हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। ये ज्ञान बिंदु का बिहार इसका क्वेश्चन बैंक है। इसके पहले का जो है ना सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, मैं नहीं देखें जाके देखिए उसको। तो क्वेश्चन नंबर आई 33 पे, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 33। 32 तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 से कह रहा है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की परिभाषा किसने की थी? तो क्या होगा? अब्राहम लिंकन ने किया था। कह रहा है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की परिभाषा किसने लिखी थी? तो अब्राहम लिंकन ने लिखा था। कह रहा है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की परिभाषा जो है ना अब्राहम लिंकन ने किया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रजातंत्र की परिभाषा देते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो बताइएगा कि किसने कहा था कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? किसने बोला था? क्या होगा? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में निर्वाचित हुए तथा उन्होंने 4 मार्च 1861 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, ठीक है। तो कह रहा है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ना 1860 में निर्वाचित हुए और उन्होंने 4 मार्च 1861 को राष्ट्रपति का पद क्या किया? तो ग्रहण किया, ठीक है। आगे कह रहा है कि 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना के सुमटर किले में बम फेंकने से हुई थी, ठीक है। तो कह रहा है ना कि 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना के सुमटर किले के पर बम फेंकने से हुई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है नेक्स्ट कि प्रोफेसर एल्सन का मानना है कि गृह युद्ध का जो है ना मौलिक अधिकार कारण दास प्रथा थी। कह रहा है कि प्रोफेसर एल्सन का मानना है कि गृह युद्ध का मौलिक कारण दास प्रथा थी। आगे कह रहा है कि अमेरिका के इतिहास में इसे भाई भाई का युद्ध, गृह युद्ध एवं उत्तर तथा दक्षिणी का युद्ध कहा गया है। तो अमेरिका के इतिहास में जो है ना इसे भाई भाई का युद्ध, गृह युद्ध एवं उत्तर तथा दक्षिण का युद्ध कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस संघर्ष के अंत में अब्राहम लिंकन के अथक प्रयासों के कारण 1 जनवरी 1863 ईस्वी को दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई, ठीक है। तो कह रहा है कि इस संघर्ष के अंत अब्राहम लिंकन के अथक प्रयासों के कारण 1 जनवरी 1863 ईस्वी को दास प्रथा की क्या की? मतलब समाप्ति की घोषणा किया गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि लिंकन ने अमेरिका का यथार्थ रूप से संयुक्त राष्ट्रीय निर्माण किया। कह रहा है कि लिंकन ने अमेरिका का यथार्थ रूप से संयुक्त राष्ट्रीय का निर्माण किया। उसने दासता का उन्मूलन कर समाज को क्या किया? नव ज्योति प्रदान किया, ठीक है। आगे बताइएगा कि अमेरिका का गृह युद्ध जो है ना कब समाप्त हुआ था? अमेरिका का गृह युद्ध बोले तो 26 मई 1865। हाँ, अमेरिका का जो गृह युद्ध था ना ये कब समाप्त हुआ था? 26 मई 1865 को समाप्त हुआ था। अमेरिका का जो गृह युद्ध था ये 26 मई 1865 को समाप्त हुआ था। आगे कह रहा कि 4 मार्च 1865 ईस्वी को लिंकन ने राष्ट्रपति के रूप में अपना जो है ना दूसरा कार्यकाल क्या किया? प्रारंभ किया। तो 4 मार्च 1865 को लिंकन ने राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया। नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बिल्किस बूथ द्वारा कर दी गई थी। तो कह रहा है ना कि 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बिल्किस बूथ द्वारा कर दिया गया था। तो बताइए कि अब्राहम लिंकन की हत्या कब और किसके द्वारा किया गया था? तो क्या होगा? 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बिल्किस हाँ, तो अब्राहम लिंकन का जो है ना अब्राहम लिंकन का हत्या पूछेगा किसने किया था? बिल्किस बूथ ने किया था। कब किया था? तो 14 अप्रैल 1865 को किया था। और नेक्स्ट है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता जो है ना 4 जुलाई 1776 को मिला था। तो देखिएगा कि अमेरिका को पूरी तरह स्वतंत्रता कब मिला था? पूर्ण स्वतंत्रता बोलेगा तो 4 जुलाई 1776 को मिला था, ठीक है। आगे बोल रहा अमेरिका का संविधान 1776 में टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। देखिएगा कि अमेरिका का संविधान जो है ना कब और किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो क्या होगा? अमेरिका का संविधान जो है 1776 में टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। संविधान 1776 में टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया। और नेक्स्ट है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या होगा? जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 34 पे बताइएगा कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो क्या होगा बताइए? 21 वर्ष है। हाँ, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 21 वर्ष है, याद रखिएगा। कह रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष है। पंचायत चुनाव जो है ना ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। पंचायत चुनाव जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान, ठीक है, बोल रहा है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया, शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान में जो है ना पंचायती राज व्यवस्था को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। और नेक्स्ट है कि यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि संविधान के भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ अनिवार्य बाध्यकारी प्रावधान किए गए जो निम्नलिखित हैं। पहला पहला है कि इसमें एक गांव या गांवों के समूह को ग्राम सभा का गठन होगा। भाग 9 का जो है मतलब किया गया है वर्णन। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ना ये किया गया, प्रावधान किया गया कि एक गाँव या गाँवों के समूह को ग्राम सभा का गठन, और दूसरा कि ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि तीनों स्तर पे सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुख के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होती है, तो अभी पूछे ना 21 वर्ष दिया हुआ था, 21 वर्ष अभी क्वेश्चन में था ना, तो 21 वर्ष होता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति जनजातियों तथा सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए आरक्षण दिया गया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि सभी स्तरों पर 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, ठीक है। सभी स्तरों पर 1/3 पद महिलाओं के लिए क्या थे, आरक्षित थे। और नेक्स्ट है पॉइंट कर रहा है कि कार्यकाल सभी निकायों का 5 वर्ष का होना चाहिए तथा किसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह की अवधि के भीतर को क्या होना चाहिए, मतलब जो है ना चुनाव होना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए। तो कह रहा है कि कार्यकाल सभी निकायों का 5 वर्ष होना चाहिए तथा किसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह की अवधि के भीतर क्या होगा, पंचायत में चुनाव होगा। अगर किसी का जो है ना किसी का डेथ हो गया, किसी का कुछ हुआ तो उसको जो है ना उस पद पे 6 महीने के लिए जो है ना भीतर चुनाव होगा, और जितना दिन का बचा रहेगा उतने दिन के लिए वो रहेगा। आइए नेक्स्ट पे कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। तो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ना कि सेंटर वाला। आयोग कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है ना एक राज्य वित्त आयोग का क्या किया गया, स्थापना की जानी चाहिए। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है ना एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी, तो क्या होगा, त्रिस्तरीय था ना। देखिए बलवंत राय मेहता में 3 अक्षर है ना, बलवंत मेहता समिति 3 अक्षर है, दिया गया त्रिस्तरीय समिति क्या है, त्रिस्तरीय समिति है, ऐसे याद रखिए, याद रहेगा। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है की संरचना की सिफारिश किया। आगे कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन था कब हुआ था, 1957 में। भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के द्वारा किए गए कार्य को जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए जो है ना किया गया था। तो कह रहा है ना कि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन था वो जनवरी 1957 में हुआ था। अब भारत के सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 और द्वारा किए गए कार्यों की जांच तथा उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा कि इस समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया, ठीक है। आगे इनकी जो है ना इनकी सिफारिशें 3 इस प्रकार है, किस प्रकार है, तो त्रिस्तरीय का बोलेगा तो क्या होता है ना, जो पंचायती पति होता है, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत स्तर होता है, पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, और ब्लॉक स्तर पे क्या होता है, पंचायत समिति होता है, और जिला स्तर पे क्या होता है, तो जिला परिषद होता है। ये सब पूछता है कि पंचायत स्तर पर क्या होता है, पंचायत ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे तो पंचायत समिति, और जिला स्तर बोलेगा तो जिला परिषद होता है, जिला परिषद। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि जिला परिषद का अध्यक्ष जो है ना जिलाधिकारी का होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष किसका होना चाहिए, जिलाधिकारी को होना चाहिए। और समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। तो कह रहा है कि समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में जो है ना पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज की क्या हुई, पंचायती राज की स्थापना की गई, याद रखिएगा। आगे दिया हुआ कि भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां हैं। बताइए कि अशोक मेहता समिति किस मॉडल पे था और इसका जो गठन था कब हुआ था, बताइए अशोक मेहता समिति का।
अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय मॉडल पे था और गठन दिसंबर 1977 में हुआ। हाँ, अशोक मेहता समिति जो था ना द्विस्तरीय मॉडल पे था, और ये इसका जो गठन हुआ था 1977 में गठन हुआ था अशोक मेहता समिति का। और अगस्त 1978 में जो है ना रिपोर्ट सौंपी गई, जनता पार्टी की सरकार था उसमें रिपोर्ट सौंपा गया था। बताइएगा जीवीके राव समिति का स्थापना कब हुआ था, तो क्या होगा? 1985 में 1985 में हुआ था, राजीव गांधी के की सरकार था उस समय स्थापना हुआ था जीवीके राव समिति का। लक्ष्मी मल संघवी समिति का स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। 1986 में ठीक है। एल हाँ, जीवीके राव समिति का 1985 राजीव गांधी सरकार के नेतृत्व में, और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986, और थुंगन समिति बोलेगा तो कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। ठीक है। 1988 और गौडगिल समिति का स्थापना कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। तो 1988 अशोक में मेहता समिति का स्थापना 1977, और जीवीके राव समिति का बोलेगा 1985, और लक्ष्मी सिंघवी समिति का स्थापना बोलेगा तो 1986, और थुंगन समिति बोलेगा तो 1988। ठीक है। और आगे बोलेगा कि और गौडगिल समिति का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, गौडगिल का बोले तो 1988 में हुआ था। हाँ, गौडगिल 1988। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान किया था, तो क्या होगा? 42वां। क्या होगा? 42वां। कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान किया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कह रहा है ना कि संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों का श्रेष्ठता प्रदान किया। ठीक है। तो कह रहा है कि संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या किया, श्रेष्ठता प्रदान की। और नेक्स्ट कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन मुक्ता सरदार स्वंशी समिति की जो है ना सिफारिशों को मूर्त रूप था। ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन जो मुक्ता था सरदार स्वंशी समिति की सिफारिश के मूर्त रूप था। इससे जो है ना लघु संविधान भी कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को। और नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 का वर्णन इसमें किया गया है, एवं मूल अधिकारों अनुच्छेद 12 से 35 है। तो याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व का बोलेगा तो 36 से 51 है, और अगर मूल अधिकार का बात बोलेगा तो 12 से 35 है, कि मत टकराव की स्थिति में संविधान को लागू होने के समय ही थी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ओर मूल अधिकारों को नियोजिता और निर्देशक तत्वों की गैर नियोजिता तथा दूसरी ओर निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य की नैतिक बाध्यता में दोनों के मध्य टकराव को जन्म दिया जाता था। ठीक है। आगे कह रहा है कि संविधान के 25वें संशोधन के तहत एक नया अनुच्छेद 31 का ग जोड़ा गया। ठीक है। जिससे यह व्यवस्था की गई कि यदि राज्य जो है अनुच्छेद 39 के ख और 39 के ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का साकार बनाने हेतु कानून बनाता है, तो ऐसे कानून मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14, 19, 31 के उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि 42वां संशोधन में उपरोक्त 31 से ग में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि भाग 4 में शामिल किसी भी निर्देशक तत्व में पक्ष में संसद द्वारा बनाई गई विधियां को मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14, 19, 31 के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय के प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरे शब्दों में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निर्देशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों का प्रभावी बनाया गया। तो कह रहा है कि दूसरे शब्दों में 42वां संशोधन अधिनियम में निर्देशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों का प्रभावी बनाया गया। आगे कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन के अन्य मुख्य बदलाव निम्न है। 42वां संविधान संशोधन के जो है अन्य मुख्य बदलाव निम्न है। क्या क्या है? तो पहला है कि संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़ा गया? तो समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता। क्वेश्चन पूछेगा ना कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द नया शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता। तो क्या है? हाँ, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कुछ नए निर्देशक तत्व हैं। कह रहा है इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 से क, औद्योगिक प्रबंधन में कामगारों की सहायता अनुच्छेद 43 से क, तथा पर्यावरण एवं वन जीव का संरक्षण एवं संवर्धन बोलेगा तो अनुच्छेद कितना है? 48 से क है। तो याद रखिए ना कि कह रहा है कि कुछ नए निर्देशक तत्व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता बोलेगा तो अनुच्छेद 39 से क में है, और उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता अनुच्छेद 43 से क में है, तथा पर्यावरण एवं वन जीव के संरक्षण एवं संवर्धन बोलेगा तो अनुच्छेद 48 से क में है। ठीक है। आगे कह रहा है कि संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क को जोड़कर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 74 के 1 को संशोधित कर स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है।
तो कह रहा है अनुच्छेद 74 के 1 में कहा गया है ना कि संशोधित कर स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करेगा। आगे अनुच्छेद 352 और 356 में संशोधन कर राष्ट्रपति शासन को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष करने की शक्ति संसद को दी गई है। तो अनुच्छेद 352 के तथा 356 में संशोधन कर जो है ना राष्ट्रपति शासन को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष करने की शक्ति संसद को दी गई है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार 9 के 1 च एवं अनुच्छेद 31 में के मूल अधिकारों को हटाकर अनुच्छेद 351 के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 के 1 के च एवं अनुच्छेद 31 के मूल अधिकारों से हटाकर नए अनुच्छेद 300 के क के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब आगे आइए कह रहा है ना कि अनुच्छेद 71 को संशोधित कर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को पुनः उच्चतम न्यायालय में सौंप दिया गया जो 39वां संशोधन 1975 में छीन लिया गया। ठीक है, तो कह रहा है अनुच्छेद 71 को संशोधित कर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को पुनः जो है ना उच्चतम न्यायालय में सौंप दिया गया और जो 39वां संविधान संशोधन 1976 में छीन लिया गया था। आगे कह रहा है कि 74 का 1 में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 74 का 1 में क्या बोला गया है, तो क्या होगा? संशोधन पर राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो याद रखिएगा ना कि अनुच्छेद 74 का 1 में बोला गया है कि संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है। तो बताइए कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष के लिए कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 352 356 358 359 360 के प्रावधानों में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। ठीक है, ये सब जो काम है 42वां संशोधन के तहत किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सतत विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। वह अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पे कौन सा विद्रोह को शब्द को शामिल किया गया? तो क्या होगा? अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पे जो है ना सशस्त्र विद्रोह को शब्द को शामिल किया गया। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे की जाएगी। तो है कि राष्ट्रीय आपात घोषणा किसके लिखित सलाह पे की जाएगी? क्या होगा? राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे की जाएगी। हाँ, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है ना मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे की जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन केवल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन केवल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 ठीक है का निलंबन किया सकेगा। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 क्या होता है? निलंबन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर अनुच्छेद 359 के आधार पर नहीं होता है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात का अब न्यायिक समीक्षा के रूप में दायरे में आ गया है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात अब न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया है। वाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर है 37 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब जो है ना किसका अधिकार होता है? तो क्या होगा बताइए? संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब किसका अधिकार होता है? तो संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण होगा। कह रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन कार्यकलाप का मतलब संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण का अधिकार होता है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन कार्यकलाप का मतलब संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण का अधिकार होता है। आगे कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत विधानपालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानूनी या जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों को प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों को समीक्षा कर सकती है। तो कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत जो है ना विधानपालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा वह अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों को भी समीक्षा कर सकती है। आगे कह रहा है कि यदि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग कहीं भी
नहीं किया गया है। तथापि अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 246, 372 आदि के उपबंध में स्पष्ट रूप से जो है ना संविधान को ये शक्ति प्रदान किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि यद्यपि संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, लेकिन तथापि जो है अनुच्छेद 13, 32, 131, अनुच्छेद 136 और 143, 145, 226 और 246, 372 आदि में जो है ना उपबंध स्पष्ट रूप से संविधान को में शक्ति प्रदान किया गया है। आगे कह रहा है 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनर्वलोकन को सामान्य स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है। तो कह रहा है कि 1980 मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनर्वलोकन सामान्य स्थिति में क्या है, मूल ढांचे का हिस्सा है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 का नंबर कर रहा है, बताइएगा कि 38 नंबर क्वेश्चन कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा होगा ना। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कह रहा है ना कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। तो बताइएगा कि अनुच्छेद 164 में क्या प्रावधान किया गया, तो क्या होगा बताइए? 164 में राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आगे कह रहा है कि मुख्यमंत्री को विधानमंडल में के दोनों सदनों विधानसभा तथा विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री को जो है ना विधानमंडल के दोनों सदनों में से या तो विधानसभा का रहे या तो विधान परिषद का किसी एक का सदस्य होना जो है ना अनिवार्य रहेगा। तो जो है ना पद पे नहीं रह सकता, मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है, 6 महीने के लिए जो है ना रहेगा, फिर उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा है कि विधानसभा या तो विधान परिषद के लिए जो है ना सदस्य रहना जरूरी है। आगे कह रहा है अनुच्छेद 163 में कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने का वर्णन है। बताइएगा कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो क्या होगा? अनुच्छेद 163 में है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने का जो वर्णन है अनुच्छेद 163 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 167 में क्या है, तो कह रहा है कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने की संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व है। तो बताइएगा कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है, क्या होगा? 167 में है। आगे कह रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है, वह राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। आगे कह रहा है कि राज्यों के मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। पहला कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा राज्य मंत्री होता है, तीसरा उप मंत्री होता है। तो कह रहा है कि राज्यों के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत राज्य के कार्य के बारे में बताया गया। तो बताइएगा कि संविधान के किस भाग में कितना अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के कार्य के बारे में बताया गया है, तो क्या होगा? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 आवाज धीरे धीरे आ रहा है, कार्य के बारे में बताया गया। हाँ ठीक सही है। कह रहा है कि जो है ना अनुच्छेद भाग 6 संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत राज्य के कार्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होता है। आगे कह रहा है कि यह राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री की सलाह पे कार्य करता है। ठीक है, तो यह जो है मतलब क्या है, मुखिया की मतलब मुख्यमंत्री की सलाह पे काम करता है। ठीक है, आगे है वे कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाएगा राज्यपाल से संबंधित, तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताइए कि राज्यों के राज्यपाल होगा कौन सा अनुच्छेद में? राज्यों के राज्यपाल 153 में राज्यों का राज्यपाल अनुच्छेद 153 में बताइए कि राज्य के कार्यपाल का शक्ति किस अनुच्छेद में है? 154 में है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति करते हैं, कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 में। कार्यकाल समानता 5 वर्ष से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, कौन सा अनुच्छेद में है? 156 में है। और हर्ताएं बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में? राज्यपाल का हर्ताएं 157 से 58 में है। 57 से 58 157 है। अगला कि राज्यपाल की शपथ कौन सा अनुच्छेद में है, तो क्या होगा? 159 में। और आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य का संघर्ष बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है? 160 में। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 161 में। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 213 में। अनुच्छेद 213 में। और राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है?
233 में। एक 233। बार फिर से बताइएगा। 233। इससे ज़्यादा पूछेगा भी राज्यपाल का अनुच्छेद नहीं पूछेगा, जितना दिया हुआ बताएगा कि राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद में है, तो क्या होगा? 153। 153। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, कौन सा अनुच्छेद में है? 154। 154। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 155। 155। कार्यपाल कार्यकाल समानता 5 वर्ष राष्ट्रपति के 50% पे रहेगा राज्यपाल का, किस अनुच्छेद में है? 156। 156 में। राज्यपाल का हर ताएं किस अनुच्छेद में है? 157, 58। 157, 58। राज्यपाल को शपथ बोले तो 160। 100। राज्यपाल का शपथ बोलेगा तो 159 है ना। राज्यपाल की शपथ सॉरी 159 में 159। है। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य कितना है? 160 में है। 160। राज्यपाल की क्षमता की शक्ति 161। 161। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल करता है। 213। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन 39 कर रहा है कि ये बताइएगा कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद निजी तौर पे वकालत का व्यवसाय किस स्तर पे कहाँ कर सकते हैं, क्या होगा? समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। हाँ, तो समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। तो कह रहा है ना कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ तक कर सकते हैं, तो समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन हार्ड दिया। इतना तो लगता है कि हार्ड दरोगा में एग्जाम नहीं पूछता है। बिहार पुलिस को हल्के में नहीं लेना है, इतना टफ क्वेश्चन पूछता है ना, दरोगा से हार्ड रहता है। कह रहा है ना कि उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश और जितना जो है ना क्लास को इस चैनल पे जितना क्लास आता है ना सारा रिवीजन करते रहिए। रिवीजन कीजिएगा तभी जो है ना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पढ़ रहे हैं फिर दोबारा देखेंगे क्लास तो फिर याद हो जाएगा क्वेश्चन कि हाँ ये पढ़े थे। क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी, जितना रिवीजन से ही सिलेक्शन होने वाला है। पढ़ते तो बहुत है लेकिन रिवीजन उसको दोबारा क्या पढ़ें, रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं। तो हर क्लास को ना देखा कीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि डिस्कशन क्लास रहता है ना, क्योंकि इसमें समय लगता है, लेकिन पता है इसमें हर वो लाइन पे ना ज़्यादा सेकंड दिमाग जाता है कि नहीं उस चीज़ को पढ़ रहे थे। और सेल्फ में पढ़ने से क्या है, बस जो यूट्यूब पे करवाता है बस पढ़ते गया, लाइन बाय लाइन होते गया। और इतना डिस्कशन 4 क्वेश्चन का इतना कौन करवाता है, बस वो क्वेश्चन पढ़ा आंसर देता है। हम लोग पढ़ते हैं तो एक बार बोलना फिर बाद में इसको देखना, इस तरह से याद हो जाएगा हर चीज़ का। और बाकी तो बुक तो सब पढ़ ही रहे, इतना दिन सब पढ़ ही रहे हैं बुक वगैरह सेल्फ में, लेकिन पढ़ना है। जो भी क्लास आता है सुबह का रिवीजन कर लिया कीजिए। कह रहा है ना उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय उच्च न्यायालय समान स्तर या उच्च स्तरीय और अन्य किसी न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय उच्च न्यायालय समान स्तर या उच्च स्तरीय या अन्य किसी न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। ये क्वेश्चन बैंक ज्ञान बिंदु का है ना, अगर आप अच्छे से कमेंट कर पढ़ लेते हैं अच्छे से पूरा, तो हमको लगता है कि इससे 50-60 क्वेश्चन इससे इस बुक से सिर्फ रहेगा, इस बुक से। बाकी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो, बाकी करते रहिए, बाकी लगाते रहिए, बाकी इसको पढ़ती है हर हमेशा पढ़ते रहिए। आगे कह रहा है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीश भारत के उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता है। तो कह रहा है ना उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे आइए बताइए। कह रहा है इसमें नेक्स्ट है, कह रहा है कि इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे भविष्य में किसी लाभ के आशा किसी के साथ पश्चात ना करें। ठीक है, तो कह रहा है इससे यह सुनिश्चित होता है ना कि वे भविष्य में किसी लाभ की आशा से किसी के साथ पक्षपात ना करें, मतलब विश्वासघात ना करें। आगे कह रहा है कि उस न्यायालय को सौंपे गए कार्य के प्रभावी निष्पादन हेतु इसकी स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। आगे कह रहा है इसे कार्यपालिका के अतिक्रमण, दबाव, हस्तक्षेप मुक्त एवं निष्पक्ष या स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए कुछ उत्पन्न किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला क्या है तो नियुक्ति की विधि है, और दूसरा क्या है कार्यकाल की सुरक्षा है, तीसरा है निश्चित सेवा शर्तें है, चौथा संचित निधि पर भारित व्यय है, और पाँचवा सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध है, और छठा बोलेगा अवमानना हेतु दंड से देने की शक्ति है, और सातवां बोलेगा तो कार्यपालिका से पृथक्करण है, और आठवां बोलेगा न्यायिक से क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है, और नौवां बोलेगा तो जो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वतंत्रता। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद
214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछेगा कि बताइएगा कि राज्यों के उच्च न्यायालय का वर्णन पहले किस भाग में, पहला आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? भाग 6 में है, ठीक है। अगर पूछेगा कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में है तो भाग 6 में। अगर पूछेगा कि राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान जो है ना वो कितना से कितना अनुच्छेद में किया गया तो क्या होगा? 214 से 231। तो याद रखिएगा कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है अनुच्छेद 214 से 231 है और किस भाग में है तो भाग 6 में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा अनुच्छेद 217, कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता। तो कह रहा है ना अनुच्छेद 217, कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता। किस अनुच्छेद में वर्णन है? 217 में, ठीक है। 217 आगे कह रहा है अनुच्छेद 224 में क्या कह रहा है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? 224 में किया गया है। 224 में आगे कह रहा अनुच्छेद 224 के क में किया गया है, क्या क में किसका वर्णन है तो क्या होगा? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 के क में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अगर 224 सिर्फ बोलेगा ना तो अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, और अगर 224 से क बोलेगा तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। और 1 जनवरी 2019 को अमरावती 25वें उच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि मतलब 2019 में जो है मतलब 25वें उच्च न्यायालय के रूप में, ये तो सबको पता है, तो रहेगा कि 25वें उच्च न्यायालय के रूप में जो है किस उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था और कब किया गया था तो क्या होगा? अमरावती 1 जनवरी 2019। अमरावती 1 जनवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 40 पे बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं तो क्या होगा? 65 वर्ष। 65 वर्ष रह सकते हैं। कितना? 65 वर्ष। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है कितने वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं तो 65 वर्ष, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक जो है सेवानिवृत्त रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में बोलेगा तो 65 वर्ष, लेकिन उच्च न्यायालय में बोलेगा तो 62 वर्ष, ठीक है ना, मैक्सिमम। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 114 से 147 तक में वर्णित है। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। आगे कह रहा है न्यायाधीशों के कार्यकाल 124 का 2 में नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है कि न्यायाधीशों के कार्यकाल 124 का 2 में नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आगे कह रहा है कि 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा अनुच्छेद 124 के 2 क में जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा अनुच्छेद 124 का 2 के क जोड़ा गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु पदाधिकारी द्वारा ऐसी रीति अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, ठीक है। अब है सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय के बारे में संबंधित अनुच्छेद दिया हुआ है। इसके बारे में अनुच्छेद क्या क्या है बताइएगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किस अनुच्छेद में वर्णन है तो क्या होगा? अनुच्छेद 124 में। हाँ, उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन बोलेगा तो अनुच्छेद 124 में। कितना में? 124 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन 124। और न्यायाधीशों का वेतन बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन 125 में है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का क्या होगा? 126। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126। और तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बोलेगा तो 127। तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127। और अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय क्या होगा? 129। और राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति क्या होगा? अनुच्छेद 143। तो याद रखिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन 124, न्यायाधीशों का वेतन 125, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 126 तथा तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय जो है 129, और राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह की शक्ति बोला अनुच्छेद 143 में है। अब वही नेक्स्ट पे 40 तक रहने दिए। 41 क्वेश्चन नंबर जो है ना कल पढ़ लेंगे 41 से, क्योंकि कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए जितना, क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 से कल पढ़ेंगे। बाकी जो पिछले क्लास जो हुआ है उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी जितना है सारा क्लास रिवीजन करते रहिए, बहुत फ़ायदा करेगा। 41 से हम लोग कल पढ़ेंगे।